तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन क्लास 10 बिहार बोर्ड का। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या। आज हम शुरू करने वाले हैं आपदा प्रबंधन का इकाई 2। ठीक है, हमने इकाई 1 को पिछले वीडियो में पूर्ण तरीके से बताया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो दूसरा लेसन जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको पहले बता देते हैं कि कल जो हमने बताया था वो बताया था आपदा प्रबंधन का परिचय, यानी आपदा किसे कहते हैं, आपदा का प्रकार, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, और भारत में घटित कुछ ऐसी घटनाएं जिससे जान माल की अपार क्षति हुई है, उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है दोस्तों, आज हम इकाई 2 शुरू करने वाले हैं। इकाई 2 हम जाने वाले हैं प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, यानी प्राकृतिक आपदा जो उससे हम लोग जानेंगे किस बारे में, पहले बाढ़ और सुखाड़ करें, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपदा का प्रकार, उसमें प्राकृतिक आपदा था और मानव जनित आपदा भी था। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता था, हमने आपको बताया था प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ठीक है, उसका बाद ये शीतलहर, हिमलहर, भूस्खलन और उसका ये हिमस्खलन, ये सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो उसके बाद हमको प्रत्येक आपदा का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना है, इसलिए दूसरा चैप्टर जो दिया गया है वो दिया गया है बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, यानी बाढ़ कैसे आती है, सुखाड़ कैसे आती है, बाढ़ से कितना क्षति होता है, सुखाड़ से कितना क्षति होता है, बाढ़ कैसे आती है, सुखाड़ कैसे आती है। ठीक है, बाढ़ का क्या प्रबंधन हम कर सकते हैं, सुखाड़ के लिए क्या प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं, क्या बाढ़ को रोका जा सकता है हमेशा के लिए, या सुखाड़ को रोका जा सकता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या कि कौन कौन से राज्य के लिए कौन कौन सी नदी ये विनाशकारी बाढ़ लेके आती है वो जानेंगे, और कौन कौन सा ऐसा बांध है जिस नदी पर बनाया गया वहां कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ, वो भी आज हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 2 है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आगे बात आते हैं बाढ़ की। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे पहले बाढ़ का। ठीक है, सुखाड़ में बाद में चर्चा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले बाढ़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाढ़, तो अगर सिंपल समझे दोस्तों बाढ़, तो बाढ़ पूर्ण तरीका से मानसून पर निर्भर करता है, यानी कि जो वर्षा होती है, जो क्या होती है, वर्षा होती है, उसी पे निर्भर करता है बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़, जब कभी मानसून के समय वर्षा अत्यधिक हो जाती है तो नदियों में उफान आ जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब कभी मानसून के समय मेरा पूरा घना ये जो मेरा आसमान है, जब वहां पर बादलें नहीं, सिर्फ एकदम कड़ाकी धूप की स्थिति आ जाती है, तब वैसी स्थिति में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम जो जानेंगे वो जानेंगे पहले बाढ़ का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि बाढ़ किसे कहते हैं या बाढ़ कैसे आती है। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कैसे आती है। तो आपको आंसर देना है कि जब कभी या जब किसी नदी में, जब मतलब बोले आपको बोलना है कि जब कभी मानसून में वर्षा होती है, और वर्षा जब अत्यधिक हो जाती है, और अत्यधिक वर्षा होने के बाद जब पानी नदियों में ज्यादा आ जाती है, तो नदियों का पानी नदियों के दोनों तटों को तोड़ करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं, और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी इसका परिभाषा नहीं है, एक टॉपिक एक समझना है कि होता कैसे। ठीक है, तो हमने आपको बोला कि जब कभी किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी जो होती है वो नदियों में ज्यादा हो जाता है, और वो पानी अपने नदी के तटवन यानी किनारे को तोड़ के आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बाढ़ समझिए, बाढ़ कैसे आती है, तो बाढ़ आती है जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण जब नदियों में पानी आता है, नदियों में पानी जब आता है तो नदियों का वो पानी अपने नदियों के तटों को तोड़ के आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं, तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो बाढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझाते हैं कि बाढ़ का रूप कैसा कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं।
तो देखिए मान लीजिए नदी है, ठीक है दोस्तों, ये नदी है, ठीक है दोस्तों, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बाढ़ कैसे आएगा, तो मान लीजिए वर्षा अगर हो रही तो वर्षा होगी तो नदियों में पानी आएगा, ठीक है दोस्तों, नदियों में क्या आएगा, पानी आएगा। नदियों में जो पानी आएगा, मान लीजिए जब वर्षा अधिक नहीं होती नदियों में तो कम पानी आएगा, कम पानी आएगा तो वो पानी जो है आराम से आएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है तब नदियों में पानी, आसपास का जो पानी होता वो सारा पानी नदी में आ जाता है, और नदी में आने से नदी का जो जलस्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो ये अपने किनारे के भाग को क्या कर देता है, तोड़ देता है तटबंध को, और तटबंध को यानी कि किनारे वाले भाग को जब ये तोड़ देता है तो ये क्या होती है, आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और ऐसी स्थिति को ही बाढ़ कहा जाता है। अच्छा ये बात आपको क्वेश्चन पूछागा, तो क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो हम यहाँ परिभाषा में वर्षा का रूप ले रहे हैं, क्या बाढ़ आने का मुख्य कारण वर्षा ही है, नहीं। बाढ़ आने का मुख्य कारण दोस्तों नदी तलहटी में अवसाद का जमा होना, अवसाद, इस बात को याद रखो, ठीक है। बाढ़ आने में वर्षा मदद करता है, ये बहुत ही मतलब ये सच्ची बात है, लेकिन जो मुख्य कारण है बाढ़ आने का वो है नदी तलहटी में अवसाद का जमा होना। ये इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों वर्षा हर साल आता है, ठीक है, वर्षा हर साल आता है, पानी हर साल आता है, ठीक है, लेकिन नदी का जो आप मान लीजिए नदी बहुत गहरी, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये नदी जो है, यह नदी मान लीजिए 10 मीटर गहरी, कितनी मीटर गहरी है, अब 10 मीटर ये नदी गहरी है, ठीक है। हर साल इस नदी में लगभग 8 से 9 मीटर पानी आया करता, पानी आया करता, पानी क्या होता है, इस नदी में आया करता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पानी जब आता है तो इस बार क्या होगा, मान लीजिए इस बार इस नदी में ये 8 से 9 मीटर जो पानी है उसमें से 3 मीटर जो इसका ऊंचाई था उसमें सिर्फ और सिर्फ बालू, कचरे, या मान सकते हैं कि मिट्टी, ये सब आके यहाँ क्या होगा, जम गया, यहाँ क्या हो गया, जम गया। जम जाने से इस नदी की जो गहराई 10 मीटर थी उस नदी गहराई कितनी बची, तो 7 मीटर बची, कितनी बची दोस्तों, तो 7 मीटर इस नदी गहराई बची। अब 7 मीटर इस नदी गहराई बची, इस बार जब बरसा दिया तो इस बार वर्षा मान लीजिए कि लगभग में 7 या 8, मान लीजिए 8 मीटर दिया, कितना दिया, मान लीजिए कि 8 मीटर वर्षा दिया, कितना दिया दोस्तों, तो 8 मीटर मान लीजिए वर्षा दिया, ठीक है दोस्तों। अब 8 मीटर जब वर्षा देगा, इस नदी की गहराई तो 7 मीटर है, कितनी दोस्तों, 7 मीटर है। अब वर्षा कितना दिया, 8 मीटर जब दिया तो आप सोचिए ये 8 मीटर वर्षा जब ये पानी इस नदी में आएगा तो ये नदी तब 7 मीटर में गहरा बचा, 10 था लेकिन 3 कौन ढक दिया, तो 3 ढक दिया, कचरे, बालू और उसका ये मिट्टी ये सब भर लिया उसको, तो ये जो इसका बचा 1 मीटर पानी वो क्या हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, ऐसी हम लोग क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे। इसलिए बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो अवसाद का जमना, नदी तलहटी में अवसाद का जमना, इसको याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो बाढ़ का हमने वर्षा बता दिया, यानी कैसे आती है, तो जब कभी अत्यधिक वर्षा होती है और नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है, तो ये नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है तो नदी का पानी अपने तटों को तोड़ करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के बाद ये जो बाढ़ कैसे आती है इसको समझने के बाद आप हमको जानना है कि ऐसा कौन कौन सा राज्य है जहां बाढ़, कौन कौन सी नदी सबसे अधिक लाती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो सबसे पहले बात है दोस्तों बिहार का, दोस्तों तो सबसे पहला जो बात है वो बिहार का, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार का अभिशाप नदी किसे कहते हैं, बिहार का विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार की विभीषिका नदी किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी, किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, किसको, तो बिहार का अभिशाप नदी कोसी नदी, बिहार का अभिशाप नदी कोसी नदी, ठीक है। तो आपसे फिर पूछेगा कि आप बताइए कि पश्चिम बंगाल, कहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल का अभिशाप नदी किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का अभिशाप नदी किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का जो अभिशाप नदी कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी, किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का अभिशाप नदी कहा जाता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ीसा का
उड़ीसा का अभिशाप नदी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो अभिशाप नदी कहा जाता है वो कहा जाता है महानदी। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो महानदी को। ये सब ऐसी सी नदियां जो इस सब राज्य में बाढ़ लाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आता है दोस्तों गुजरात का। दोस्तों आता है गुजरात का, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात में बाढ़ लाने का मुख्य कारण कौन सी नदी है? तो वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो गुजरात में जो बाढ़ लाती है वो लाती है नर्मदा नदी। गुजरात में जो बाढ़ लाती है वो कौन लाती है? नर्मदा नदी। कौन लाती है? नर्मदा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक में कौन बाढ़ लाता है, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में कौन लाता है दोस्तों? कर्नाटक में लाता है कृष्णा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कर्नाटक में जो बाढ़ लाने का कारण होता है वो कौन होता है? तो वो होती है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी कर्नाटक में बाढ़ लाती है। कहाँ लाती है दोस्तों? कर्नाटक में बाढ़ लाती है। कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी। तो ये सब कुछ ऐसी ऐसी नदियों का नाम है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ लाता है। इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड यहाँ पूछा गया अभी तक वो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के बारे में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। ये 3 राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी तो दामोदर नदी, उड़ीसा में बाढ़ कौन लाता है? तो महानदी। कौन नदी दोस्तों? तो महानदी लाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको समझ गए, ठीक है दोस्तों। आगे जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों वो है, अगला टॉपिक है कि बाढ़ का प्रबंधन कैसे करें। बाढ़ का प्रबंधन, बाढ़ का प्रबंधन कैसे करें, यानी कि बाढ़ का प्रबंधन, यानी बाढ़ आने के बाद ही हम अपने क्षति नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले बात तो ये कर सकते हैं कि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसे घरों का निर्माण करेंगे जो कम लागत का हो। कैसा हो? कम लागत को। यदि कभी बाढ़ आ भी जाता हो और नुकसान हो भी जाता हो तो ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा नुकसान या हो, ये हम प्रबंधन कर सकते हैं बाढ़ का। किसका? बाढ़ का, ठीक है। उसका हम क्या कर सकते हैं इसके लिए प्रबंधन? तो हम कर सकते हैं क्या? तो हम जो है अपने घरों का निर्माण अपने नदी क्षेत्र से लगभग में, दूसरा का हम अपने घरों का निर्माण नदी क्षेत्र से लगभग 250 मीटर दूर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? 250 मीटर दूर, नदी क्षेत्र से 250 मीटर दूर हम अपना क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे, जिससे बाढ़ का प्रभाव क्या हो? कम हो। क्या हो? बाढ़ तो वहां तक आएगा लेकिन बाढ़ के पानी का जो धारा का जो गति होगा वो इतना दूर में थोड़ा क्या होगा? कम होगा मुकाबले किनारे के, ठीक है। उसका तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा क्या करेंगे? तो तीसरा हम लोग जो करेगा हम लोग अपना जो घरों का निर्माण करेंगे। अगर पैसे ज़्यादा हो तो घरों का निर्माण हमेशा आधार स्तंभ होना चाहिए, यानी कि पिलर तो जरूर होना चाहिए। अगर घरों में पिलर होती है तो घरों में मजबूती आती है और बाढ़ से खतरा क्या होता है? कम होता है, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग। चौथा क्या कर सकते हैं? चौथा ये कर सकते हैं कि पिलरों का जो निर्माण करें वो अधिक गहराई तक करें, यानी अगर ज़्यादा गहराई तक अगर हम पिलर को देंगे, यानी भूमिगत मिट्टी में ज़्यादा दूर तक अगर हम पिलर दें, इससे भी घर को नुकसान कम होगा। घर का नुकसान क्या होगा दोस्तों? तो कम होगा। क्या करेगा? कम होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग कर सकते हैं क्या? उसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि अगर बाढ़ आ गया, ठीक है, बाढ़ आने के बाद कुछ दिन बीतने बाद हमको तुरंत वहां से पानी निकालने की व्यवस्था करानी चाहिए, यानी बाढ़ के पानी को अपने क्षेत्र में ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखना चाहिए। इससे महामारी फैलने का खतरा होता है। इसलिए यानी कि बाढ़ के पानी को निकालने का तुरंत प्रबंधन कराना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। छठा क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो छठा हम लोग कर सकते हैं कि महामारी फैलने से रोकने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां बाढ़ आया वहां डीडीटी का छिड़काव करेंगे, डीडीटी का छिड़काव करेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ब्लीचिंग पाउडर का क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे। इसका छिड़काव करने से महामारी फैलने का खतरा कम होता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जीव जंतुओं के मृत शरीर आते हैं, वो क्या होते हैं? घरों द्वार में फंस जाते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जब हम डीडीटी का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं तो महामारी फैलने का खतरा क्या होता है? कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने अभी जाना क्या? तो सबसे पहले ये कि बाढ़ कैसे आती है, ठीक है। दूसरा, बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तीसरा, कौन कौन सी नदी किस किस राज्य में बाढ़ लाती है वो जाने। उसके बाद हमने जाना क्या कि बाढ़ का
बाढ़ का प्रबंधन कैसे करें, बाढ़ का प्रबंधन कैसे करें। तो पहला ये यानी प्रबंधन का मतलब ये होता है दोस्तों कि नुकसान को कम कर। अगला जानेंगे हम लोग दोस्तों बाढ़ नियंत्रण का उपाय, यानी बाढ़ नियंत्रण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बाढ़ जो है वह एक प्राकृतिक आपदा है और ये रोक नहीं सकते, यानी कि बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसको पूर्ण तरीके से रोका बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम बाढ़ को रोकने का कुछ यानी कि उसके प्रभाव को कम करने का कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण का उपाय, बाढ़ नियंत्रण क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण का आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि तटबंध का क्या करना, निर्माण करना। क्या करना, नदियों के ऊपर तटबंध का निर्माण करना। तटबंध का क्या करना, नदियों के ऊपर तटबंध का क्या करना दोस्तों, तो निर्माण करना। नदियों में नदियों की जो धाराएं होती है, अगर उसे तटबंध का निर्माण करते हैं तो जल की जो एक साथ जो गति होती है उसको हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये तटबंध जो होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, अगर मजबूत नहीं होगा तो बाढ़ से भी ज्यादा विनाशकारी आपदा आ जाएगा। तो हम तटबंध मतलब मजबूत तटबंध का क्या करेंगे, तटबंध जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मजबूत। तो मजबूत तटबंध का निर्माण करेंगे जिससे बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे करते, दूसरा नदियों को विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने में, विभिन्न नदियों क्या करेंगे, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने से जो एक नदी का जो पानी होता है वो विभिन्न नदियों में बढ़ जाने से बाढ़ आने का खतरा क्या होगा, कम होगा। बाढ़ आने का खतरा क्या होगा दोस्तों, तो कम होगा। बाढ़ आने का जो खतरा होगा वो क्या होगा, कम होगा। एक नदी को विभिन्न नदियों के साथ जोड़ देने से बाढ़ आने की जो खतरा होगा वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तीसरा उपाय है दोस्तों कि तटबंधों का जो निर्माण होना चाहिए, तटबंध का जो निर्माण करें वो कैसा करें, तो ऊंचा करें। क्या करें, ऊंचा। तटबंध का जो निर्माण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो ऊंचा। ठीक है, तो तटबंध जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। इससे बाढ़ पे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ को रोक तो नहीं सकते पूर्ण तरीके से, लेकिन बाढ़ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये था कुछ उपाय बाढ़ नियंत्रण का। बाढ़ नियंत्रण का सबसे अच्छा क्या था, उपाय था दोस्तों, क्या था, उपाय। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है, आज ये जानने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है भाखड़ा नांगल बांध का। भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, दूसरा बात आता है हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध। फिर आता है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना। फिर बात आता है रिहंद बांध का, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। तो हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि रिहंद परियोजना जो है यानी रिहंद बांध जो है वो बनाया गया है रिहंद नदी पर। वो कहाँ बनाया गया दोस्तों, रिहंद परियोजना जो है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों वो बनाया गया सतलज नदी पर। कौन नदी पर दोस्तों, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बनाया गया, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसका नाम नर्मदा परियोजना। कौन सी परियोजना, नर्मदा बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया। कौन सी नदी बनाया गया दोस्तों, तो नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया दोस्तों, बनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसका बांध बना देने से, बांध बना देने दोस्तों, बांध बना देने से कुछ बांध बना देने से क्या होता है दोस्तों, तो बांध बना देने से
पानी क्या होता है, एक साथ रुक जाता है, और जब पानी में गति नहीं होता, पानी ठहर जाता है, तो उसे झील भी कहा जाता है। इसे कृत्रिम झील कहा जाता है। यानी बांध बना के जब हम लोग कोई झील बनाते हैं उसे कृत्रिम झील कहा जाता है, मनुष्य जो बनाता है। तो ये बांध बना देने से ऐसे नदियों पर, ऐसे बांधों पर एक झील बन जाती है, कृत्रिम झील कहते हैं। तो पूछता है कि कौन सी झील पे कौन सी नदी पर कौन सा झील बनाएंगे, ये कौन सा झील बना है। तो दोस्तों जो पूछा गया, रिहन नदी पर पंत झील बना है। कौन सा झील दोस्तों, तो रिहन नदी पर बना है दोस्तों पंत झील। कौन सा झील दोस्तों, रिहन नदी पर पंत झील बना है कृत्रिम, ठीक है। भाखड़ा नगर बांध पर गोविंद सागर झील बना है भाखड़ा नगर बांध पर। भाखड़ा नगर बांध पर दोस्तों गोविंद सागर झील बना है। तो ये दोनों दोस्तों याद कर लेगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना है, तो गोविंद सागर बना है, ठीक है। रिहन नदी पर कौन सा कृत्रिम सागर बना है, कौन सा दोस्तों, तो पंत सागर। कौन सा, पंत सागर बना हुआ, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट उसको बताना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाढ़ों का देश किसे, बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, बाढ़ का देश किसे कहा जाता है दोस्तों। तब बता देना चाहते हैं कि बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, अपना जो पड़ोसिया है बाढ़ के देश को बांग्लादेश कहा जाता है। बाढ़ का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, तो बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बांग्लादेश को बाढ़ का देश क्यों कहा जाता है, आपको आंसर बोलना है कि बांग्लादेश को बाढ़ का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में ही अधिकतर नदियों का मुहाना है। यानी अधिकतर नदियाँ शुरुआत तो कहीं और से होती है, लेकिन आके गिरता कहाँ है, तो बांग्लादेश में। ये कह रहा हर नदी, जैसे गंगा की बात हुई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब बड़ी बड़ी नदियों का जल कहाँ जाता है, बांग्लादेश जाता है, जिससे वह बाढ़ की स्थिति आती है। बाढ़ की स्थिति आती है, इससे दुख तो होता है दोस्तों, लेकिन खुशहाली वाली बात यह है कि उस बाढ़ के पानी से जलोढ़ मिट्टी भी आती है। और आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे कहता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो बाढ़ के दिन तो पूरा हमको शहर पानी पानी दिखता है, लेकिन फिर जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो पूरा वही शहर हमको लहलाते हुए दिखता है फसलों के साथ, ठीक है, फसलों के साथ। तो आज हमने आपको बताया दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले पढ़े कि बाढ़ कैसे आती है, दूसरा पढ़े कौन कौन सी नदी किस किस राज्य में अधिकतर बाढ़ लाती है, तीसरा पढ़े कि बाढ़ नियंत्रण का क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले पढ़े थे कि बाढ़ का प्रबंधन कैसे करें, क्या क्या तरीका अपनाएंगे जिससे बाढ़ से कम नुकसान हो, कम क्या हो, नुकसान हो। उसके बाद पढ़े हम लोग क्या दोस्तों, उसके बाद पढ़े हम लोग कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है और बांध बनाने से कौन कौन से कृत्रिम सागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में पढ़े कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, तो बाढ़ का देश दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बता दें, आसपास मिट्टी भी इधर ही आती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। लास्ट बात ये बोलना चाहते हैं दोस्तों कि बाढ़ की जो स्थिति होती है वो एक प्राकृतिक घटना, वो आएगी, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इंसानों को कभी दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा खुशहाल वाला जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक आएगा जाएगा, आएगा और जाएगा। इंसान को खुशी वाला जिंदगी जीना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। और क्योंकि बाढ़ जब जाएगा वो आपके लिए मिट्टी भी अच्छी लाती है और बाद में उसी मतलब कि अच्छी मिट्टी से आप लोग फसल या हम लोग फसल बहुत अच्छा क्या करते उपजाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूरा वीडियो आज देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस कारण मेरा हमेशा न्यू वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच जाए।